हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। तो ये हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट होता है डेली सुबह को 7 बजे, और डेली सुबह को 9 बजे होता है आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। डेली शाम को 7 बजे होता है आपका जीएस का प्रैक्टिस सेट, और डेली शाम को 8 बजे होती है आपकी कंप्यूटर की क्लास। और कंप्यूटर में हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। सारी ही क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो कोई सी भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है, इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। आपको पता ही है, बेल आइकन को प्रेस करने से वीडियोस आपके पास समय से पहुंचती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की। तो पीडीएफ की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। किसी भी क्लास की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और हमारे साथ जुड़े रहना है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका गवार का तत्सम शब्द। तो गवार का तत्सम शब्द आपको बताना है। मूर्ख, गंभीर, ग्राहक या फिर ग्रामीण। तो देखिए, ना ही मूर्ख होता है गवार का तत्सम शब्द, ना ही गंभीर और ना ही ग्राहक। गवार का तत्सम शब्द होता है ग्रामीण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए शब्द के लिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो संबंधित शब्द का अर्थ नहीं है। कहने का मतलब, पास। पास आपका शब्द दिया गया है और 3 इसके सही अर्थ हैं और 1 इसका अर्थ नहीं है। पास निकट होता है, बिल्कुल होता है। उत्तीर्ण यानी कि पास हो गया, परीक्षा में पास होना, उत्तीर्ण होना। पसंद और पीतक। अब इन दो में आपको कन्फ्यूज़न होगा कि क्या इसका पसंद होगा या इसका पीतक होगा। देखिए, आपने सुना होगा कि जब आप किसी को देखने जाते हो और आप उससे पूछते हो कि वो आपको कैसा लगा, तो आप बोलते हैं कि मैंने तो उसको पास कर दिया, यानी कि पसंद आ गया। तो ये वाला ऑप्शन नंबर सी भी आपका करेक्ट होगा। बचता है आपका लास्ट ऑप्शन, पीतक। तो पीतक पास से का संबंधित शब्द नहीं है। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो इन पंक्तियों में रस बताना है कि उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। तो ये कहीं ना कहीं देखिए आपको दिख रहा है कि क्रोध, तो वीर रस होगा, रौद्र, अद्भुत या करुण। तो रौद्र रस का ही स्थायी भाव क्रोध होता है, तो क्रोध की ही बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट हो जाएगा। रस बहुत आसान होते हैं, फ़र्क होता है सिर्फ आपके ध्यान से पढ़ने का। अगर आप उनको ध्यान से समझ के पढ़ते हो, उसके सेंस को समझते हो, तब आपको रस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप रस को आसानी से बिल्कुल सही सही कर लोगे। तो बताना है कि सही रूप है इनमें से कौन सा, चारों ऑप्शन में से कौन सा वाक्य सही है, वही आपको टिक करना है। पहला ऑप्शन है, उनके पास बहुत सोने हैं। बी ऑप्शन, उनके पास बहुत सोना है, या उनके पास बहुत सोना है, या फिर उनके पास बहुत सोने हैं। तो देखिए, यहाँ पर अंकी बिंदी लगा दी गई है, तो यानी कि बहुवचन, तो बहुवचन नहीं बनेगा। और यहाँ पर सोने दिया गया है, ये सोने बात की जा रही है गोल्ड की, गोल्ड वाला सोना, तो उनके पास बहुत सोना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। नीचे लिखे वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। ये सर्वनाम मैंने आपको करा दिए थे। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, हिंदी टॉपिक वाइज, जाकर के आप सर्वनाम को वहाँ से देख सकते हो। बहुत अच्छी प्रकार से आपको सर्वनाम कराए हैं। संज्ञा का भी चैप्टर आपको करा चुका हूँ। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सभी चैप्टर्स मैं आपको करा चुका हूँ। तो चलिए बात करते हैं अपने ऑप्शंस की कि सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, अभी तक कोई गलती। बात करते हैं अगले की,
आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ। बिल्कुल सही। और ये भी सही है। बात करते हैं सी ऑप्शन की, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। तो यही आपका सर्वनाम का अशुद्ध रूप है तेरे को। तेरे को कुछ नहीं होता, या तो होगा कि मैं आपको एक घड़ी दूंगा, या मैं तुमको एक घड़ी दूंगा, या मैं तुझे एक घड़ी दूंगा। तो इस तरह से ये कोई भी आ सकता है, लेकिन तेरे को कोई सर्वनाम नहीं होता। और बात कर लेते हैं अपने लास्ट ऑप्शन की, क्योंकि कंफर्मेशन भी ज़रूरी है। जो हमने ऑप्शन टिक किया है क्या वो सही है। तो मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। तो बिल्कुल सही है, और हमको गलत वाला ही चूज़ करना था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, और आपका आंसर भी सी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं। तो बताना है आपको जीभ की स्थिति के अनुसार। तो देखिए, जब मैंने आपको वर्णमाला कराई थी तो वर्णमाला मैंने आपको ट्रिक से भी कराई थी, जिससे आप उसको याद रख सको। और ये भी बताया था आपको कि किस प्रकार से स्वर कितने प्रकार के होते हैं, मूलतः स्वर कितने होते हैं, कुल स्वर कितने होते हैं। ओनली ये पूछ लिया जाए स्वर कितने होते हैं तब कितने लगाओगे आप। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको वर्णमाला में क्लियर कर दी थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, अगर आपने वो वाली क्लास अटेंड नहीं की है, तो फटाफट जा कर के देख लीजिए। 3 पार्ट्स में मैंने आपको वर्णमाला कराई थी, जिससे आप पर कोई ज़्यादा लोड या प्रेशर ना पड़े, और उसको प्रत्येक वीडियो में जो भी आपको कराया जा रहा है वो आपकी समझ में आता रहे, और आप उसको याद भी कर लो। तो चलिए फटाफट बताइए कि जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद बताए गए थे, 2, 3, 5 या फिर 7। तो देखिए, जीभ की स्थिति के आधार पर होते हैं आपके 3, अग्र, मध्य, पश्च। मुखाकृति के आधार पर भी आप इनको बोल सकते हो, क्योंकि जब जीभ मुख के अगले भाग में काम करेगी तब अग्र होंगे, मध्य में काम करेगी तो मध्य, और पश्च में काम करेगी तो पश्च स्वर। अग्र स्वर की ट्रिक भी बताई थी मैंने आपको, ई, छोटी ई और बड़ी ई, ये वाले बताए थे, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको ट्रिक जाननी है तो जा कर के क्लास में देखिए। सब चीज़ बहुत अच्छे प्रकार से याद कराई थी। बताया था कि जब ई आगे की साइड लुढ़क जाती है, यानी कि अगर इसको स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए तो ये इधर की साइड गिर जाएगी, तो अग्र स्वर हो गए। ठीक है, इसी तरह से आपको बताया गया था। अगर आपको पसंद आए तो देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो मोक्ष की कामना करता हो उसे मोक्षकामी कहेंगे, मौक्तिक, मुमुक्षु या मुमुक्षी। फटाफट से अपना आंसर टिक कीजिए कि राइट आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, मोक्ष की कामना करने वाला होता है मुमुक्षु। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। 343, 344, 345 या फिर 346। तो आप सभी को पता होगा कि राजभाषा का जो बात की जाती है अनुच्छेद 343 के अंतर्गत की जाती है। तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 343। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऊँट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। देखिए, जीरा होता है इतना सा और ऊँट होता है इतना बड़ा सा। तो ऊँट के मुंह में जीरा, अब आप समझ गए होंगे कि लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। बहुत बड़े प्राणी को भोजन बनाना, बिल्कुल गलत। बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, जानवर को दवाई देना, या बड़े प्राणी को सांत्वना देना। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बहुत बिल्कुल उपयुक्त हो जाएगा आपका। अन्यथा अगर कोई और ऑप्शन दिया था तब आपको दिया था कि अल्प, इस तरह से ही वो आपको दे सकता था। क्योंकि देखिए, ऊँट इतना बड़ा है तो बहुत ज़्यादा खाएगा, और जीरा क्या है, जीरा थोड़ा सा है। जीरा कितना दे सकते हो आप उसको, 200-250 ग्राम, तब भी उसका काम नहीं चलेगा। तो बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10,
वाक्य के जो अंतिम अंश और पहला अंश है यानी कि 1 और 6 वो अपने स्थान पर रहेगा। 4 अंश आपके ये रह ये व्यवस्थित क्रम में लगाने हैं। तो ये सब हमको पता ही है और हमको ये भी पता है कि इन वाक्यों को करने का उपयुक्त तरीका क्या है। चलिए ऑप्शन हमको पता ही है क्योंकि सबसे पहले हम ऑप्शन देखते हैं तो डेली हमारे ऑप्शन सेम होते हैं। चारों ऑप्शंस अलग अलग स्टार्ट होते हैं यानी ये रे ले वे चारों ही अलग। तो सबसे पहले हमको सबसे पहली लाइन पढ़ लेनी है और ढूंढना है कि इससे क्या मैच करेगा। तो देखिए बात कहाँ से की जा रही है, क्या कोई कंजक्शन आएगा या इससे रिलेटेड कोई बात आगे कही जाएगी, क्या हमारी बात अधूरी रह गई। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पहली लाइन पढ़नी है यानी कि 1, छायावादी युग प्रधानतः मुक्तक गीतों का युग है। अब देखिए छायावाद युग की बात की जा रही है और बताया गया है कि मुक्तक गीतों का युग है। तो कहीं ना कहीं छायावाद और मुक्तक गीत से ही रिलेटेड कोई ना कोई विशेषता बताई जाएगी। राम कुमार वर्मा के गीत भी लोकप्रिय हुए हैं तो इसका यहाँ पर कोई संबंध नहीं बैठेगा क्योंकि ये बात की जा रही है। तो उससे पहले कुछ ना कुछ यहाँ पर दिया गया है ना कि राम कुमार वर्मा के गीत भी, तो इससे पहले कुछ और गीतों की चर्चा की गई होगी तभी भी का प्रयोग हुआ है। क्योंकि आपको पता है कि जब आप किसी से बोलते हो ऑल्सो, आपने बोला आई एम फाइन एंड यू, तो आप बोलोगे आई एम ऑल्सो यानी कि मैं भी अच्छा हूँ। तो लेकिन उससे पहले ऑल्सो से पहले उसने बता दिया था ना अपना आंसर, तो उसी से रिलेटेड आपने बताया कि मैं भी, तो इसीलिए यहाँ पर भी दिया गया है। तो इससे पहले कुछ ना कुछ विशेषता बताई गई होगी। तो अगला ऑप्शन पढ़ते हैं कि चित्रमयी कल्पना तथा लाक्षणिक प्रतीकात्मक शैली को अपनाकर छायावादी कवियों ने कविता को सजीव और सरस बना दिया। तो देखिए ये भी इससे मैच नहीं करता। अगला ऑप्शन, 2 ऑप्शन हमारे खत्म, बचे 2 ऑप्शन। तो छायावादी युग प्रधानतः मुक्तक गीतों का युग है। निराला और महादेवी के काव्य में गीति का सुंदर विधान है या ये मुक्तक गीत गे तथा संगीतात्मक हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं मुक्तक गीतों या छायावादी से रिलेटेड कोई बात बताई जाएगी। तो देख लिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा कि छायावादी युग प्रधानतः मुक्तक गीतों का युग है। ये मुक्तक गीत गे तथा संगीतात्मक हैं यानी कि गायन, गे होता है गायन के लिए और संगीतात्मक संगीत के लिए। तो यहाँ पर आपका व्यय वाला सबसे पहले आएगा और तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब हमको डी ऑप्शन के हिसाब से ही पढ़ लेना है क्या हमारा सुइटेबल बैठ रहा है या नहीं। कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो हमको पढ़ते टाइम बिल्कुल पता चल जाएगा। तो क्रॉस चेक करना भी ज़रूरी है। जल्दी करने का तरीका आपको मैंने बता दिया लेकिन उसको ये भी देखना है कि क्या हमारा सही है। तो पढ़ लीजिए डी ऑप्शन के हिसाब से छायावादी युग प्रधानतः मुक्तक गीतों का युग है। ये मुक्तक गीत गे तथा संगीतात्मक हैं। निराला और महादेवी के काव्य में गीति का सुंदर विधान है। उसके बाद जाता है आपका रे, राम कुमार वर्मा के गीत भी लोकप्रिय हुए हैं। अब देखिए निराला और महादेवी के काव्य गीत का बताया है कि सुंदर विधान है, बताया है कि राम कुमार वर्मा के गीत भी लोकप्रिय हुए हैं। उसके बाद आपका रे आ जाएगा और उसके बाद आपका 6 ऑप्शन। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। तो एक ग्रह है ये वाला और एक ग्रह है ये वाला। आपको बताना है कि ग्रह मीन्स घर होता है और ग्रह मीन्स आपका नक्षत्र होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है, आपको ये पहचान करनी है कि इस रह से घर होता है या फिर इस रह से। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका पहले दिया गया है पृथ्वी वाले रह से ग्रह, तो देख लीजिए कि पहले में नक्षत्र और घर। सबसे पहले तो आपको यही देखना है ऑप्शन में, जब आपको पता है कि घर और नक्षत्र होगा तो किस ऑप्शन में घर और नक्षत्र दिए हुए हैं। क्या हमारे 2 ऑप्शन में घर और नक्षत्र है या सिर्फ एक ऑप्शन में। तो देखिए निवास और कक्षा बिल्कुल नहीं, नक्षत्र और मगरमच्छ नक्षत्र दिया है लेकिन घर नहीं दिया है तो ये भी गलत। घर और नक्षत्र तो अभी तक हमारा ये वाला ऑप्शन सही है और घड़ियाल और तारागण। तो देखिए अगर आपको नहीं भी पता था कि कौन से रह से घर होता है और कौन से रह से नक्षत्र,
तब भी आप इस तरीके से आप अपना आंसर बिल्कुल सही टिक कर देते हैं। तो देखिए, मैं डायरेक्टली भी आपको बता सकता था कि इस ग्रह से घर होता है और इस ग्रह से नक्षत्र, हालांकि आपको भी पता होगा, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता था और उनको सही आंसर करना था, तो ये कोई तुक्के वाली बात नहीं होती है, ये आपको ट्राई करना है, क्या पता ये मेथड अप्लाई हो जाए। तो वाकई हो गया, 100% आपका आंसर करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, 200 क्वेश्चन पर्यायवाची शब्दों के मैंने आपको कराए थे और ये क्वेश्चन हमने चार क्लासेस में कवर किए थे। प्रत्येक क्लास में 50-50 क्वेश्चन और प्रत्येक पर्यायवाची के साथ 10-10 एक्स्ट्रा उसके मैंने आपको पर्यायवाची शब्द बताए थे। तो अब आप समझ सकते हो कि कितने अच्छे तरीके से आपको पर्यायवाची शब्द कराए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से जा कर के देख लीजिए और उसकी PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो जल्दी से जाना है और देखने हैं अपने पर्यायवाची शब्द। और पर्यायवाची शब्द हमने सारे के सारे प्रैक्टिस से ही कवर किए हैं, 4 ऑप्शंस के साथ। जो भी कन्फ्यूज़न, जो भी डाउट्स थे, सारे के सारे क्लियर कर दिए। तो हमें बताना है कि गंगा का पर्यायवाची नहीं है। नहीं पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि नहीं हम पढ़ते नहीं हैं और लगा देते हैं त्रिपथ का गंगा का पर्यायवाची और हमारा हो जाता है गलत। तो गंगा का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? त्रिपथ का, अमर तरंगिणी, पुष्पधनबा या विष्णुपदी। तो फटाफट से अपना आंसर टिक कीजिए, ऑप्शन नंबर सी, विष्णुपदी, यानी कि विष्णु के चरणों से निकलने वाली। अमर तरंगिणी और त्रिपथगा, ये सारे के सारे गंगा के पर्यायवाची हैं। तो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। देशांतर में कौन सा समास है? तो देखिए, समास भी आपको करा रखे हैं ऑलरेडी और समास भी इतने अच्छे तरीके से कराए हैं कि प्रत्येक समास के साथ 4-4 एक्स्ट्रा उसकी पहचान बता करके आपको कराए हैं कि किस किस तरीके से कौन कौन सा समास होता है। और ये बिल्कुल नए तरीके से, नए मेथड से आपको कराए थे। आज तक आपने ऐसे समास नहीं पढ़े होंगे। अगर यकीन नहीं है तो जाकर के एक बार देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि किस लेवल के आपको समास कराए हैं। आप ये वाली क्लास, समास वाली क्लास लेकर के किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाइए जिसमें हिंदी आती हो, अगर उसमें से समास आता है तो आपका बच के नहीं जाने वाला। 100% गारंटी है कि उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो फटाफट से बताना है कि देशांतर, बहुब्री समास, द्विगु, द्वंद्व या फिर कर्मधारय। अब देखिए, बहुब्री समास के उदाहरण योग ऋण में भी आते हैं, लेकिन हमको समास की बात करनी है। तो बहुब्री समास जहाँ ना ही पहला पद प्रधान हो और ना ही दूसरा पद प्रधान हो, कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है, यानी कि उस शब्द का स्वयं का कुछ अलग ही अर्थ निकल जाए, तो वहाँ पर बहुब्री। और देशांतर में ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि दिशाओं का अंतर या दिशाओं में अंतर, तो कोई तीसरा अर्थ नहीं। द्विगु समास में कहीं ना कहीं कोई संख्या दी होती है, जैसे 58, 54। द्वंद्व में विलोम शब्द दिए होते हैं, एक दूसरे का विलोम, जैसे दिन रात, इस तरह से। और बचा आपका लास्ट ऑप्शन। अगर आपको देशांतर का सही जो इसका समास का विग्रह होता है, अगर सही विग्रह भी नहीं कर पाते हो, तब भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्मधारय। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 14। निर्धन में कौन सी संधि है? यण संधि, व्यंजन, विसर्ग या फिर अयाधि संधि। तो फटाफट से बता दीजिए। तो निर्धन की पहले संधि विच्छेद करिए, निहि प्लस के धन। जब आपको यहाँ पर विसर्ग दिख जाते हैं तो सीधे सीधे विसर्ग संधि, निहि प्लस के धन, निर्धन। अब आता है नंबर विलोम शब्द का। अब आपको पता है कि विलोम शब्द भी 200 क्वेश्चन आपको मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ और इसकी भी हमने क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिस की थी, 4 ऑप्शंस के साथ, जिस तरह से हम डेली प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर भी मैंने आपको वो वाले क्वेश्चन कराए थे विलोम शब्द के, जिसमें आपको कन्फ्यूज़न होता है कि या तो पहला ऑप्शन होगा या दूसरा ऑप्शन होगा, और वहाँ पर आपका अक्सर गलत हो जाता है। तो ये सारे कंफ्यूजिंग वाले और जिनमें आपको डाउट है, वो सभी मैं आपको करा चुका हूँ। तो फटाफट से अब आंसर कर दीजिए और वीडियो जा कर के देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है।
हिंदी टॉपिक वाइज, उसी में आपको मिल जाएंगे सारे टॉपिक जिसकी भी हमने प्रैक्टिस की या जो भी टॉपिक्स आपको कराए हुए हैं। गोचर, गोचर का विलोम शब्द होगा अगोचर, उभयचर, जलचर या फिर नवचर। तो देखिए गोचर का हो जाएगा अगोचर। गोचर जो प्रतीत होता है और अगोचर जो प्रतीत ना हो यानी कि छिपा हुआ। नेक्स्ट आ जाता है ज्योतिर्मय। ज्योतिर्मय का आपको बताना है कि प्रकाश में होगा, तमोमय, विभावरी या सरवरी। तो फटाफट से अपना आंसर टिक कर दीजिए ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिर्मय का तमोमय। विभावरी और सरवरी दोनों ही रात के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17 से 18। बताना है कि पारिभाषिक शब्दों के सही तथा गलत दोनों अर्थ हैं, गलत अर्थों का चयन कीजिए। सही 3 दिए गए हैं और एक गलत दिया गया है और उसी गलत वाले का आपको चयन करना है। ऑडियंस, ऑडियंस आपको पता है कि श्रोता, बिल्कुल श्रोता तो होते हैं। दर्शक, दर्शक भी होते हैं। बचा सुनवाई और पढ़ना। अब आपको पता होगा कि या तो सुनवाई होगा या पढ़ना होगा, लेकिन दोनों में अगर आपको कंफर्म नहीं हो पा रहा है तो देख लीजिए पढ़ना साफ साफ बिल्कुल अलग है। पढ़ने का रिलेशन कोई भी ऑडियंस से नहीं है। अगर आपको नहीं पता था कि ऑडियंस का अर्थ सुनवाई नहीं होता या होता है, लेकिन आपको ये 100% पता है कि ऑडियंस का अर्थ पढ़ना नहीं होता, तो डी ऑप्शन टिक कीजिए, सी ऑटोमेटिकली आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका 18 क्वेश्चन, केयर। केयर होता है सावधानी, प्रवाह, देखभाल और देखना। तो सावधानी बिल्कुल होता है, बोलते हैं कि बी केयरफुली यानी सावधानी पूर्वक। प्रवाह, बोलते हैं कि मैं आपकी केयर करता हूँ तो मुझे आपकी परवाह है। केयर होता है कि अपनी केयर करो यानी देखभाल, अच्छे से केयर करना सीखो। लास्ट ऑप्शन बचता है देखना, तो सी मीन्स होता है आपका देखना। तो देखना आपका केयर का अर्थ नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। गंगा जल शब्द में समास का भेद बताइए। गंगा जल यानी कि गंगा का जल, तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययभाव या फिर कर्मधारय। अभी सारे के सारे मैंने आपको बताए थे कि किसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो फटाफट से लगा दीजिए गंगा का जल यानी कि तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम, यानी कि अपभ्रंश से पहले वाली अवस्था जो थी, पाली, प्राकृत, संस्कृत या फिर अभट्ट। जब आप पढ़ते हो कि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, उत्तरकाल होता है बाद का। शायद मैंने आपको बता दिया कि पहले का, लेकिन उत्तरकाल होता है यानी कि जो कंडीशन आपकी है उसके बाद वाली कंडीशन। तो आपको पता है कि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर आता है आपका अभट्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अभट्ट। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 21। रीति काल का वह कवि जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया, कि यानी कि अपनी सिर्फ और सिर्फ एक कृति के कारण हिंदी के साहित्य काल में अमर हो गया। रहीमदास, मतीराम, बिहारी या फिर देव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बिहारी, यानी कि बिहारी सतसई से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको कृति का भी पता चल गया। पहल का संपादक कौन है? राजेंद्र यादव, रविंद्र कालिया, ज्ञान रंजन या फिर विश्वनाथ तिवारी। तो फटाफट से आंसर कीजिए ऑप्शन नंबर सी, पहल के संपादक ज्ञान रंजन। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आपको नोट कर लेना है। मैं पिछले प्रैक्टिस सेट में से भी आपको बता चुका हूँ कि एक नोटबुक और एक पेन आपको साथ में लेकर के बैठना है। जो भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो आपको नेक्स्ट क्लास या किसी बुक में देखने को नहीं मिलते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चन को आपको नोट कर लेना है, जिससे आपको आपके एग्ज़ाम में बेनिफिट मिले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 और 24 में बताना है कि शुद्ध वर्तनी क्या होगी। तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द अंतःसाक्ष्य, अंतरसाक्ष्य, अंतःसाक्ष्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये होता है आपका अंतःसाक्ष्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 24, एगामी, आगमी, आगामी या एगमी। तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्योंकि ना ही एगामी होता है ना ही आगमी होता है। सही होता है आपका आगामी। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालाबाद के प्रवर्तक का नाम क्या है। तो अगर हम बात करें हालाबाद के प्रवर्तक की, तो नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल, जगदीश गुप्त या फिर हरिवंश राय बच्चन। तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हालाबाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों के साथ शेयर करना, जिससे उनकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी प्रकार से हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लेना। फॉरेस्ट गार्ड वाले बच्चों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा कर के ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप आपका पढ़ाई के लिए है, वहाँ पर किसी भी क्लास की आप पीडीएफ चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है। कोई भी वीडियोज अगर आप देखना चाहते हो, प्लेलिस्ट सारी जितनी भी प्लेलिस्ट है उन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा कर के उनको भी देख सकते हो। तो चलिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।